जय हिंद। आज हम परीक्षा अध्ययन 2023 का क्लास 8 की साइंस का सेट नंबर 1 करने वाले हैं। तो आओ हम शुरू करते हैं हमारा साइंस क्लास 8 का सेट नंबर 1, जिसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ यूरिया फर्टिलाइजर इज। तो पूछ रहा है कि यूरिया की जो फर्टिलाइजर है उसके अंदर क्या होता है। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है नाइट्रोजनस। तो नाइट्रोजनस का मतलब होता है कि जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। ठीक है, वैसे तो हमारे एटमॉस्फेयर में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, फिर हमको फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन की यूज करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो बच्चों जो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है कि उसके अंदर होते हैं ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जो प्रेजेंट है उनके बीच होते हैं ट्रिपल बॉन्ड, और इनको तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और प्लांट इनको इजीली एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमको क्या देना पड़ता है? फर्टिलाइजर का यूज करना पड़ता है, ताकि जो इसकी प्लांट की ग्रोथ है वो इजीली हो सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा नाइट्रोजन। अब बारी आती है किसकी? क्वेश्चन नंबर 2 की, कि जो मिल्क होता है, मिल्क इज टर्न इनटू कर्ड। ठीक है, मिल्क काय में बदल जाता है? कर्ड में बदल जाता है ना, दही में बदल जाता है। मिल्क काय में बदल जाता है? दही में बदल जाता है। ठीक है, तो कैसे होता है? तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जो क्या करता है, देखो जो मिल्क होता है, मिल्क के अंदर बच्चों होता है लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज होता है। अब लैक्टोज को ये बैक्टीरिया कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। ठीक है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है। फिर जो ये लैक्टिक एसिड होता है, ये जो मिल्क के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन होता है, इसको क्या कर देता है? कोआगुलेट कर देता है। कोआगुलेट कर देता है। तो कोआगुलेट या कोआगुलेशन का मतलब होता है जमना। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। कौन सी प्रोसेस कहते हैं? फर्मेंटेशन। तो इसके कारण क्या हो जाता है कि हमारा जो दूध है वो किस में बदल जाता है? दही में। और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या पे, विच नेचुरल रिसोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब वो पूछ रहा है कि कौन सा हमारे पास नेचुरल रिसोर्स है जिसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, काला सोना कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप फूल मत लगाना, ठीक है, क्योंकि इसका करेक्ट ऑप्शन है पेट्रोलियम। ठीक है, जो पेट्रोलियम है हमारा क्या होता है? ब्लैक गोल्ड होता है। तो बच्चों ये पेट्रोलियम होता क्या? देखो पेट्रोलियम, ठीक है, अपना पेट्रोलियम। तो पेट्रो का मतलब तो होता है रॉक, चट्टान। ठीक है, पेट्रो का मतलब होता है रॉक, चट्टान। और ओलियम का मतलब होता है ऑयल। ठीक है, तो जो ये होता है रॉक, जो सुनो, जब सी वाटर होता है, जब समुद्र में जो एक्वेटिक जो जीव जंतु होते हैं वो मरने के बाद क्या करते हैं? नीचे दब जाते हैं, बड़ी बड़ी रॉक्स में या फिर मिट्टी में, या मतलब नीचे पूरा दब जाते हैं, और ये दबे रहते हैं हजारों लाखों सालों तक, है ना। तो उसके कारण फिर क्या होते हैं? ये डिग्रेड होने लगते हैं और ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? ऑयल में, और वैसे फ्यूल में। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं? पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड, क्योंकि इसका यूज बहुत जगह बहुत मात्रा में होता है। जैसे हमारे कमर्शियल यूज भी करते हैं ना व्यवसाय के लिए पेट्रोलियम। ठीक है, उसके बाद आता है कि मेल्टिंग गोल्ड विच, फॉर मेल्टिंग गोल्ड विच जोन फ्लेम इज यूज्ड। मतलब कि हमारे पास एक अलग अलग प्रकार की, जैसे मैंने कोई मोमबत्ती को जलाया तो यहाँ अलग अलग फ्लेम होगी, एक आउटर मोस्ट होगी, एक इनर फ्लेम होगी, है ना, और एक इंटरमीडिएट होगी। ठीक है, तो इसको जलाने के लिए, मतलब कि गोल्ड को मेल्ट करने के लिए हमारे पास आउटर मोस्ट जोन की जरूरत होती है।
आउटर मोस्ट जोन की इसलिए जरूरत होती है क्योंकि जो आउटर मोस्ट जोन है उसमें ज्यादा हीट होती है, ठीक है। ज्यादा हीट होने के कारण वो क्या करती है कि जो हमारा गोल्ड मेटल है उसको क्या करती है, मेल्ट कर देती है। तो ये करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारे लिए, ये हो जाएगा हमारे पास आउटर मोस्ट जोन, ठीक है। उसके बाद द एरिया प्रेजेंट प्रोवाइडेड प्रोडक्ट सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल। देखो वाइल्ड एनिमल का मतलब होता है जंगली जीव, ठीक है, जो जंगल में रहते हैं। तो जो जंगल में जीव रहते हैं उनके लिए कैसी कंडीशन जरूरी है, जो उनको सूटेबल हो सके, उनको सूट हो सके। तो ऐसी कौन सी हो जाएगी, ये होगी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बच्चों हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखी है ना, जैसे पंचमढ़ी हुआ, तो पंचमढ़ी में क्या है कि बहुत सारे आपको टाइगर भी मिलेंगे, बहुत सारे जीव जंतु भी मिलेंगे, जहां पर उनको खाने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कंडीशन मिलती है, ठीक है। अब चलते हैं हाइड्रा इज प्रोड्यूस्ड। तो हाइड्रा किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है बडिंग। देखो बडिंग क्या होता है, मेरे पास ये हाइड्रा है, ठीक है, अगर मैं मान लूं मेरे पास ये हाइड्रा है, अब क्या होगा कि इसमें से एक बड निकलेगी, ठीक है, इस तरीके से बड निकलेगी, फिर ये और बड़ी होगी, ठीक है, फिर ये और थोड़ी बड़ी होगी, ये और बड़ी होगी, और लास्ट में क्या हो जाएगा, ये जो हाइड्रा है इससे ये अलग हो जाएगा। तो इसी प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, बडिंग, ठीक है। ये जो हाइड्रा है ये अलग, इसका जो इसको बोलते हैं बड, जो बड निकल रही ना, फिर आखिरी में जाके ये इसके पेरेंट से अलग हो जाएगी, तो ये होती है बडिंग। अगर मैं बात करूं इसके साथ साथ में 2-3 चीजें आप और समझ लो ताकि आपको एग्जाम में ये बेसिक्स काम देंगे, ठीक है। देखो जैसे होता है बाइनरी फिजन, तो बच्चों एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। तो फ्यूजन का मतलब होता है टूटना और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, ठीक है। तो यहाँ पर बाइनरी फ्यूजन, तो फ्यूजन का मतलब क्या होता है, टूट रहा है, और टूटना किसमें, बाइनरी, बाइनरी का मतलब होता है दो, तो दो हिस्सों में टूटना। तो फॉर एग्जांपल मैं लेता हूं, ये हमारे पास एक अमीबा है, क्या है, अमीबा, और अमीबा कैसा होता है, यूनिसेल्यूलर, कैसा होता है बच्चों, यूनिसेल्यूलर। अब यूनिसेल्यूलर का मतलब होता है जिसमें सिंगल सेल होती है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, सिंगल सेल होती है। तो अब क्या होगा कि सबसे पहले ये अमीबा का न्यूक्लियस है और इसके अंदर एक प्रकार का लिक्विड भरा है जिसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म, क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। अब ये क्या करेगा कि सबसे पहले अमीबा के अंदर ये दो न्यूक्लियस है, ये अलग अलग टूटेंगे, ठीक है। फिर टूटने के बाद जैसे हमारे पास दो न्यूक्लियस अलग अलग टूट गए, तो फिर इनके साइटोप्लाज्म अलग अलग टूटेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या होगा कि ये दो अमीबा अलग अलग टूट के बन जाएंगे। तो देखो ये दो बन गए हैं और टूट गए हैं, इसलिए इसको बोला है बाइनरी फ्यूजन। तो इसकी जगह कभी ऐसा लिखा आता कि अमीबा, वो बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है, तो अपन क्या लिखेंगे, अमीबा में, है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि इन विच ऑर्गेनिज्म बाइनरी फ्यूजन टेक्स प्लेस। तो अगर 4 ऑप्शन में कभी अमीबा होगा तो हम अमीबा को टिक लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, फ्यूजन। तो फ्यूजन मतलब जुड़ना, तो जुड़ना किसमें होता है बेटा, जो एक मेल गेमेट होता है, एक फीमेल गेमेट होता है, ठीक है। एक क्या होता है, मेल गेमेट होता है, गेमेट, और एक होती है फीमेल गेमेट, ठीक है, गेमेट। जब ये जुड़ते हैं, है ना, तो इसको कहते हैं फ्यूज होना, फ्यूजन, ठीक है, बात समझे। और ये होता है एनिमल्स, जिसमें ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें होता है, ठीक है। उसके बाद होता है मेटामॉर्फोसिस। क्या होता है, देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ये छोटी छोटी डेफिनेशन आपको आगे भी काम में आएगी।
और बच्चों अगर वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अब देखो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है। मेटामॉर्फोसिस बच्चों, मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जैसे हमारे पास एक लार्वा होता है, जैसे फ्रॉग है तो फ्रॉग मतलब मेंढक का जो लार्वा होता है, लार्वे को कहते हैं हम टेडपोल, ठीक है। लार्वे को क्या कहा जाता है, टेडपोल। अब यही टेडपोल बनता है किसमें, एडल्ट फ्रॉग में, मतलब कि बड़ा फ्रॉग बन जाता है, ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि जिसमें जो फ्रॉग का लार्वा, जिसको टेडपोल कहते हैं, वो बदलता है एडल्ट फ्रॉग में, मतलब एक फ्रॉग बन जाएगा। तो ये प्रोसेस पूरी क्या कहलाएगी, मेटामॉर्फोसिस कहलाती है, ठीक है। अब आओ चलते हैं हमारा 7 क्वेश्चन की ओर। नेम द ग्लैंड दैट कंट्रोल द सेक्सुअल हार्मोन। सेक्सुअल हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है, तो बेटा हमारे मस्तिष्क में, हमारे हेड में एक यहाँ पर पीछे एक ग्लैंड आता है जिसको कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये क्या करता है, हमारे सेक्सुअल हार्मोन को कंट्रोल करता है। जैसे पेनक्रियास ग्लैंड, तो पेनक्रियास ग्लैंड से तो इंसुलिन निकलता है, फिर थायराइड ग्लैंड कहाँ होता है, गले में, जो थायरोक्सिन रिलीज करता है, एक हार्मोन होता है, वो क्या करता है कि ग्रोथ के लिए, बॉडी के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो आई होप आपको ये चीजें अच्छी लगी होगी, और एक्सप्लेन करने का मतलब यही है कि भाई आप जो है मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिले और अच्छे से तैयारी हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए, बाकी अगर इससे रिलेटेड आएंगे तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं इनके अगले क्वेश्चंस की ओर। आओ बच्चों, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है बच्चों कि हमारे पास एक कंटेनर है और कंटेनर में यहाँ पर नल लगे हुए हैं ABCD, और बोल रहा है कि कौन से नलों में सेम प्रेशर से पानी बहेगा। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से सुनो, हमारे पास क्या होता है कि जो वाटर होता है, अगर मान लो ये कंटेनर है, क्या है बच्चों, कंटेनर, अच्छे से बना देता हूँ जरा, ये मेरे पास कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर में भरा हुआ है पानी, क्या भरा हुआ है, पूरा फुल पानी। तो अब जो ये कंटेनर है ना बच्चों, ये डिपेंड करेगा इसकी जो सरफेस है उसकी हाइट पर, ठीक है। अगर बाय चांस यहाँ पर कोई हमने क्या करा, नल लगाया, तो इसका प्रेशर अलग होगा, क्योंकि जैसा 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 डेप्थ बढ़ेगी वैसा वैसा प्रेशर बढ़ते जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास ये A है और यहाँ पर है B, तो स्वाभाविक सी बात है कि A पर ज्यादा प्रेशर लगेगा बजाय किसके, B पर। बट सेम प्रेशर कब होगा, जब ये सेम हाइट पर होंगे। जैसे अगर मान लो A और B अगर सेम हो जाते हैं, तो यहाँ पर पानी का लेवल तो इससे जो फ्री सरफेस है उससे तो सेम ही है, तो यहाँ पर भी सेम लगेगा प्रेशर और यहाँ पर भी सेम लगेगा। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन में भी क्या होगा कि हमारा जो A लेवल है, ये हमारी फ्री सरफेस है, तो इस पे तो नहीं लगेगा। B और C हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन में दिखेगा कि जो B एंड जो C है उस पर प्रेशर कैसा लगेगा, सेम प्रेशर लगेगा, क्योंकि ये पूरी फ्री सरफेस से सेम हाइट पर है, ठीक है। अब आओ चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है कि इनमें से कौन सी कंडीशन में जो फ्रिक्शन का फोर्स होगा वो रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि फ्रिक्शन होता क्या है, कि व्हाट इज फ्रिक्शन। आप समझो, अगर मेरे पास एक सरफेस, एक ब्लॉक है, ये मेरे पास एक ब्लॉक A है, एक दूसरा ब्लॉक है B, ये एक सरफेस है, ये दूसरी सरफेस है, तो बच्चों स्वाभाविक सी बात है कि हमको दिखती भले ही है ये क्या है कि स्मूथ है,
बट अगर इसको मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा तो माइक्रोस्कोप में ये जो सरफेस है ये ऐसी उबड़ खाबड़ दिखेगी, ठीक है, जिसको कहते हैं अनइवन दिखेगी, ठीक है। जबकि ये सरफेस भी हमको दिख प्लेन रही है, पर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो ये कैसे दिखेगी, इस तरीके से उबड़ खाबड़ दिखेगी, अनइवन दिखेगी, ठीक है। जब मैं इसको इस पर रब करूंगा तो अगर मैं इसको इस तरीके से रब किया, इस पर ऐसा मोशन किया, तो रब करना इसको कहते हैं रिलेटिव मोशन। क्या कहते हैं, रिलेटिव मोशन। तो जब रिलेटिव मोशन होगा तो यहाँ पर इसके अपोजिट एक फोर्स, जैसे मैंने इसको क्या करा, इधर मोशन दिया, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरा मोशन होगा जिसको कहते हैं एफ। यही होता है फ्रिक्शन फोर्स, है ना। कि जब दो सरफेस रिलेटिव मोशन करती है तो वहां पर क्या जनरेट होता है, फ्रिक्शन। तो अब बच्चों देखो, अगर मैं इन्हीं सरफेस के बीच में अगर ऑयल डाल दूं तो इनके बीच का फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। या फिर मैं डाल दूं पाउडर, पाउडर फॉर्म में भी डाल सकता हूँ, ठीक है। हम देखते हैं, हम जब कैरम खेलते हैं तो कैरम खेलते समय जब आप कैरम पे पाउडर नहीं डालते हो तब क्या होता है कि उसकी जो गोट होती है वो मूव नहीं करती है। बट अगर जब मैं उसमें पाउडर डाल देता हूँ या फिर एक तरीके का डिस्को आता है वो डाल देता हूँ, तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैरम को खेल सकते हैं। तो यहाँ पर भी वही दिया है कि अगर मैं क्या करूँ, टायर के ग्रूव बना दूँ। ये हमारे पास टायर है, तो ये होते हैं टायर के ग्रूव, इस तरीके से होता है ना, तो इनको कहते हैं टायर के ग्रूव। तो बच्चों जितने टायर में ग्रूव होंगे उतना ज्यादा फ्रिक्शन होगा। अब इन्हें बोला है कि मैं ब्रेक लगाऊं, तो बच्चों ब्रेक लगाने पर क्या होता है कि दो सरफेस अच्छे तरीके से रब होती है, तो वहां पर भी जनरेट करता है फ्रिक्शन। पर फ्रिक्शन हमको क्या करना है, यहाँ पूछा गया है कि फ्रिक्शन कौन सी कंडीशन में रिड्यूस होगा, तो इसमें भी फ्रिक्शन बढ़ेगा, इसमें भी बढ़ेगा। हमारे जूते के नीचे भी क्या आते हैं, ग्रूव लगे होते हैं। और चौथा क्या है कि यूजिंग फाइन पाउडर ऑन कैरम बोर्ड। अब देखो अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी, कि हम कैरम बोर्ड पर क्या करेंगे, पाउडर छिड़केंगे तो वो स्मूथ चलेगा, ठीक है। मेरा उद्देश्य एक्सप्लेनेशन करने का बार बार मैं यही बता रहा हूँ कि जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आ जाए, पर इससे रिलेटेड अगर आपको फ्रिक्शन की ही डेफिनेशन दे दी फिर क्या कर लोगे आप, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हमको सारी चीजें क्या करना है, सीखना है, क्योंकि अब 2 दिन बाद आपका एग्जाम है, ठीक है। अब दूसरा आता है ब्रेल सिस्टम। बच्चे जो अंधे होते हैं, जिनकी आंखें नहीं होती है, ठीक है, वो क्या करते हैं, पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि का यूज करते हैं। ब्रेल लिपि का क्या करते हैं कि 6 तरीके के डॉट होते हैं और उनको महसूस कर करके वो क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और उन्हीं का महसूस करते लिखते हैं। तो जो ब्रेल सिस्टम, ये एक तरीके से ब्रेल लिपि क्या कर सकते हैं, हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम इसके अगले वीडियो में। जय हिंद।